हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 सेकेंड चैप्टर कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वह शुद्ध है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो ये एक हमें क्वेश्चन प्रश्न की तरह हमें क्या हो रहा है, एक आभास हो रहा है कि ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो आपके चारों ओर के पदार्थ हैं क्या वह शुद्ध है। तो अब देखो भाई, अपने चारों ओर के पदार्थ दिख रहे हैं आपको क्या शुद्ध है। पहले तो पदार्थ की अवस्थाएं हमें पता होनी चाहिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, बेसिकली 5 अवस्थाएं होती है। क्या क्या होती है? एक होती है, चलो देख लेते हैं हम, ठीक है, कि आपका जो पदार्थ है, वैसे हमने ये फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली थी। अब हम इसमें दोबारा से थोड़ा बहुत देख लेते हैं हल्का हल्का। तो जो आपका पदार्थ है, ठीक है, क्या है? पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो अवस्था है वो है इसकी ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरी है द्रव, क्या है? लिक्विड, द्रव। अच्छा, यहाँ पे पदार्थ द्रव्य भी लिख सकते हो और इंग्लिश में आ जाएगा मैटर। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा आपका पदार्थ और यहाँ पे आ जाएगा आपका मैटर। सेकंड थिंग, चलो ये हो गया। पहली क्या है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। इसके बाद आपके पास है बोस-आइंस्टीन, ठीक, और लास्ट वन इज प्लाज्मा। क्या है? लास्ट वन इज प्लाज्मा आपकी। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे कि आपकी जो 9th क्लास है उसमें केवल आपको 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है ठोस के बारे में, एक पढ़ना है आपको द्रव के बारे में, एक पढ़ना है आपको गैस के बारे में। ठीक है, तो आप देखोगे अपने चारों ओर, तो आपको ठोस अवस्थाएं कौन कौन जो ठोस हैं आपकी, उनके उदाहरण आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ठोस की पहले तो आपको गुण मालूम होने चाहिए। तो ठोस क्या है? ठोस से ही आपको आपके मन में एक इमेज बन रही होगी, कठोर। ठीक है, ठोस मतलब कठोर। और दूसरी चीज कि आपका जो ठोस होता है वो क्या होता है, उसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि आपका जो ठोस है उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम द्रव की, अगर हम बात करें द्रव की, तो आप देखोगे, अच्छा जैसे हम ठोस का एग्जांपल देख लेते हैं। आप अपने आसपास देखोगे, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मेरे पास मार्कर हो गया। ऐसी आपको बहुत सी वस्तुएं दिखाई देंगी आपके घरों में, आपके इधर उधर आस पड़ोस में। वो क्या होंगी, जिनका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। वो क्या कहलाएंगी, आपकी ठोस कहलाएंगी। दूसरी चीज, अब बात करते हैं द्रव की। ठीक है, तो द्रव के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि फॉर एन एग्जांपल हमने लिया 2 लीटर की बोतल और वहीं पे पास में 10 लीटर का हमने क्या ले ली, बकेट ले ली, बाल्टी ले ली। देन मैंने क्या करा, बोतल का पानी बाल्टी में डाल दिया। उसके बाद जो पानी था उसका जो आकार है वो क्या आ जाएगा, बाल्टी की शेप में आ जाएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा कुछ आपका। यहाँ पे समझो कि ये बोतल थी आपकी 2 लीटर की, ठीक है, और यहीं पे पास में ही ये बाल्टी थी। ठीक है, ये क्या थी, आपकी बाल्टी थी। ये बोतल थी आपकी 2 लीटर की, बाल्टी थी 10 लीटर की। ठीक है, तो 2 लीटर का पानी मैंने कहाँ डाल दिया, इस बाल्टी के अंदर डाल दिया। तो भाई वो 2 लीटर का पानी 10 लीटर की बाल्टी को भरेगा क्या? नहीं भर सकता। ठीक है, तो इतना पानी आ गया। अब जब पानी का आकार था, अब देखोगे कि बाल्टी में कुछ इस तरीके से था, सॉरी बोतल में कुछ इस तरीके से था, लेकिन बाल्टी में जाने के बाद उसने पूरी बाल्टी की आकार ले लिया। इसका मतलब आकार चेंज हुआ। अब आप देखो कि इसका जो आयतन है वो कितना था, 2 लीटर। यहाँ भी कितना है, 2 लीटर है। इसका मतलब आकार अनिश्चित होता है और जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव में क्या हो जाएगा, आकार
अनिश्चित होता है, और ठीक है, और आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं गैस की। ठीक, जैसे मान लो कि हवा है, तो उसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, टच भी नहीं कर सकते। बताओ, टच कर सकते हो आप? कोई है? ठीक है, नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इसमें कोई आकार दिख रहा है आपको या कोई आयतन दिख रहा है? जब हमें फील ही नहीं हो रहा है, सॉरी फील होता है हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हमें फील हो रहा है कि हवा चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैस है उसका आकार और आयतन क्या है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका, यहां पे लिख रही हूं मैं, आकार आयतन ये दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके सिलेबस में बहुत आइंस्टीन और प्लाज्मा है नहीं, तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आपके उसमें आपको केवल ठोस, द्रव और गैस है, इन तीनों के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको केवल मेन याद रखने इनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, कि जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरी चीज कि जो ठोस होता है ये क्या होते हैं, अंतर आणविक बल से क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब इनका जो अंतर आणविक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, इनके कणों के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिसके लिए अगर हम इनको पृथक्करण करें, इनके कण को पृथक करें, तो हमें अति आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगर हम द्रव की, ठोस का आप एग्जाम्पल देख लो, कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर ठोस का। ठीक है, ये देखो, और जो आपका द्रव होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, बात करते हैं गैस की, तो गैस का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा, मतलब इनके बीच कणों में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेस की, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो जो कण होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक चारों दिशाओं में गतिशील होते हैं। किसकी बात कर रही हूं मैं, गैस के कणों की। और जो द्रव होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो केवल गुरुत्व की दिशा में बहते हैं, जबकि जो ठोस होता है वो गुरुत्व के जो नियम है गुरुत्वाकर्षण उसको फॉलो नहीं करता है। क्लियर हुई बात? आपको ये गुणधर्म इनके याद होने चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं द्रव्य, मतलब पदार्थ हो गया आपका, ये भी। अब ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे पदार्थ पढ़े थे ना, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक, बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण से ही आपको दिमाग में इमेज बन रही होगी, कल्पना कर रहे होंगे। मिश्रण का मतलब मिश्रित, कोई भी वस्तुएं, दो वस्तुएं जब क्या होती है, मिश्रित होती है, तो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब यहाँ पे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध प्योर क्या, मैटर। अब इससे क्या समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैं एक दुकान में गई, मैंने बोला कि अंकल भाई मुझे चीनी दे दो आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दिया। ठीक है, और उसमें थे कुछ, क्या थे उसमें, कुछ दाल के कण आ गए। कोई सी भी दाल ले लो आप, ठीक है, तो उसके कण आ गए। मैं घर गई, ठीक है, मम्मी ने बोला मुझे कि ये तुम क्या उठा के ले आए, दाल प्लस चीनी। ठीक है, तो अच्छे से लट पड़ी, क्योंकि उसमें क्या थे, कुछ अशुद्धियां पाई गई ना। किसकी, मतलब एक तो क्या था, पूरा 1 केजी क्या था आपका, शुगर था, दूसरा उसके साथ साथ क्या भी आ रखा था, उसमें दाल भी आ रखा था। तो हमें बाहर से जो इमेज दिख रही थी वो कैसे दिख रही थी, दाल प्लस चीनी दिख रहा था, लेकिन मुझसे तो क्या मंगाई गई, केवल चीनी मंगाई गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ अशुद्ध हो गया है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है, अगर उसमें चीनी होती, केवल एक ही पदार्थ का कण, परमाणु या अणु होता, तो वो कहलाते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। क्लियर हुई बात? और मिश्रण की बात क्या बोली मैंने, कि जब दो अलग अलग
तत्वों या परमाणु या अणु को हम मिश्रित करते हैं तो क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है। अब देखो मिश्रण के भी दो टाइप है आपके, एक है समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। अब समांग होमोजीनियस मिक्सचर, समांग या होमोजीनियस से आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही होगी? ये बन रहा होगा कि समांग मतलब समान, होमोजीनियस मतलब क्या? समान। तो इसमें कि जब दो समान पदार्थ या दो समान तत्व परमाणु अणु मिलकर मिश्रित हो रहे हैं, अब वो एक समान क्या बना रहे हैं? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि समांगी मिश्रण में मैंने क्या बना थी, चलो गर्मियों का टाइम है भाई, तो हमने क्या करा कि शरबत बना रहे थे हम। शरबत मैंने चलो बुरांस का बना रही थी, उसमें मैंने थोड़ा सा डाला बुरांस, उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला, उसके बाद उसमें चीनी डाली। थोड़ी देर बाद मैंने उसको अच्छे से उसका घोल बनाया, मिश्रित करा उसको, उसके कणों को, चीनी के कणों को, बुरांस का जो विलयन था और जो हमारा पानी था, तीनों को मिश्रण करने के बाद मेरे को मैंने कांच की ग्लास में डाला, उसके बाद मुझे एक केवल लाल पानी दिखाई दिया, रेड वाटर। रेड क्यों था? बुरांस का जो पानी था, जो विलयन था, उसकी वजह से उसका कलर ऐसा हुआ था। लेकिन जो मैंने चीनी मिलाई थी उसमें 2 चम्मच, वो तो मुझे दिखाई नहीं दी, तो वो कहाँ गई? नीचे गिर गई? नहीं, कहाँ गई? अरे वो मिश्रित हो गया ना उसमें। तो या फिर आप चलो शरबत को छोड़ो, हम ले लेते हैं नींबू पानी। ठीक है, नींबू वैसे 400 रुपये किलो हो रखे हैं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, फिर भी ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो हमने नींबू पानी लिया, तो हमने एक नींबू लिया, उसके बाद मैंने उसका पानी निकाला नींबू का, उसके बाद उसमें ठंडा पानी मिलाया, फिर चीनी मिलाई, फिर नमक मिलाया। कुछ टाइम बाद मेरे को वो जो मेरा मिश्रण था वो तैयार हो गया। फिर मैंने देखा कि इसमें तो मुझे इसके अंदर जो चीनी के कण थे, जो नमक के कण थे, वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो वो क्या हो गए? वो बिल्कुल क्या बन गया? हमें पारदर्शी इमेज बन गई वहां पे, मतलब आर पार की वस्तुएं। अगर मैं उस ग्लास को ऐसे रखती तो मुझे उसके पार की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो वो कहलाता हमारा समांगी मिश्रण, जिसमें क्या होता है कि हमें क्या दिखाई देता है? कांच की गिलास की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि आप दूसरा कोई सा भी ग्लास लेके आ जाओ, उससे आर पार दिखाई नहीं देगा। आप बोलोगे कि भाई मैम ने तो ऐसे बताया था, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में? ऐसा नहीं करना है, मैं बता रही हूँ, समझो मैं क्या बोल रही हूँ कि समांग क्या होता है? जो मिश्रण पूर्ण तरह क्या हो जाता है, विलयन में क्या हो जाता है, वो घुल जाता है उसके कण, मतलब ठीक है, तो वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। मैंने क्या किया, मैं नदी के किनारे गई, वहां से मैंने कुछ मात्रा में बालू उठाया और अपनी बोतल में, ठीक है, पहले मैंने बालू डाला, देन मैंने पानी भरा, तो मैंने उसको खूब हिलाया, उसके बाद मैंने रख दिया। कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि जो बालू था वो बिल्कुल तली में, यहां से तली में वो एकत्रित हो गया और जो पानी था वो ऊपर ही रह गया। मतलब पहले भी मैंने ऐसे करा था। अगर हम अपोजिट करते हैं कि पहले पानी डाल दे फिर बालू डाल दे, उसके बाद भी आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका बालू है वो नीचे तली में बैठ जाएगा और जो पानी है वो ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या हो रहा है, कण अलग अलग विजिबल हो रहे हैं ना, तो वो आपका विषमांग मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है आपका। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं तत्व और यौगिक की शुद्ध पदार्थ में। तो तत्व क्या होता है कि वे पदार्थ जो एक ही कण से मिलकर बना होता है, एक या दो कण से मिलकर बना होता है, लेकिन वो कण कैसे होने चाहिए? आपके समान होने चाहिए। वो आपकी क्या कहलाएंगे? तत्व। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो मैंने हाइड्रोजन लिया, दूसरा भी मैंने हाइड्रोजन लिया, H+H, तो ये हमें प्राप्त हुआ H2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका तत्व कहलाएगा। क्लियर हुई बात? क्या था यहाँ पे? समान मिश्रण, समान वो थे, एलिमेंट्स थे, समान तत्व थे आपके, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। या आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा? तत्व प्राप्त होंगे। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी देखी होगी, तो उसमें आपको दिखाई दे होंगे एट प्रेजेंट हमें 118 तत्वों का ज्ञात है।
क्लियर हुई बात? तो वो क्या होंगे, एक ही कण से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, यौगिक की। तो यौगिक क्या है कि एक या एक से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, एक ले ली मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली मैंने, दूसरा ले लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ठीक, O2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2S2O, ठीक, क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन आपका अलग तत्व है और जो ऑक्सीजन है वो भी अलग तत्व है। क्या प्राप्त हो, आपको जल प्राप्त हो, एक नया यौगिक मिलके बनता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड कहलाता है। जब एक या एक से अधिक तत्व मिश्रित हो गए या अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण करते तो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक की। तो शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक प्रकार के कणों से बना होता है। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा तत्व होता है वो केवल एक ही पदार्थ से बनकर बना होता है, लेकिन जो आपका शुद्ध पदार्थ के दो और प्रकार थे, एक था तत्व, एक था यौगिक, ठीक है। ये कण परमाणु तथा अणु हो सकते हैं। इनके जो कण हैं वो क्या बोल रहा है, या तो क्या हो सकता है, परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आपका कण हो सकता है, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक प्रकार के परमाणु अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण आपके पास इसमें सल्फर दे रखा है, गंधक बोलते हैं जिसे। तत्व केवल एक ही प्रकार के अणु, गंधक परमाणु, सल्फर परमाणु नामक से बना होता है, ठीक है। या आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, आप ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो। क्लियर हुई बात कि एक ही परमाणु या अणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो आपका तत्व कहलाता है। क्लियर? शुद्ध पदार्थ क्या होगा, जो केवल क्या होंगे, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हुई बात? आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे अब हमारे पास है अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक। मिश्रण वो है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के कण, परमाणु अथवा अणु होते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, आपके परमाणु या अणु हो सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में मिश्रण में परस्पर मिश्रित दो या दो से अधिक होगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, मिश्रण में परस्पर मिश्रित दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ शामिल हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ जैसे हमने अभी पढ़ा क्या कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अशुद्ध में दो शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। उदाहरणतः लवण विलयन दो शुद्ध पदार्थों लवण और जल का मिश्रण है। अच्छा, लवण आपका क्या है, सॉल्ट। तो जो सॉल्ट का आपका सूत्र होता है वो होता है NaCl। क्या होता है आपका, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, लवण विलयन, मतलब जो आपका नमक पानी है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लवण मतलब सॉल्ट हो गया, और जल वाटर का मिश्रण है, और दूध जल, आप दूध जल को भी मिश्रित कर सकते हैं। आगे वसा तथा प्रोटीन इत्यादि का मिश्रण है। सभी मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं क्योंकि उनमें एक से अधिक प्रकार के कण शामिल होते हैं। मिश्रणों के कुछ उदाहरण है, लवण विलयन हो गया, शर्करा विलयन, शर्करा ये आपकी शुगर है, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क दूध हो गया, समुद्री जल हो गया, वायु गन्ने का रस, ठीक है, मृदु पेय, शरबत हो गई, गुड़ हो गई, चट्टाने हो गई, खनिज, पेट्रोलियम आदि, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में आएगा
कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं या मिश्रण किसे कहते हैं, तो आप पहले तो ये डेफिनेशन लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे, बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अब उदाहरण लिखोगे। उदाहरण में आपको जो जो उदाहरण याद होंगे, 3 से 4 उदाहरण, वो आप लिख सकते हो। तो आपको सुंदर सुंदर क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। तत्वों को 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है, क्योंकि वो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से द्वारा बना होता है। यह हमें तत्व की एक अन्य परिभाषा प्रदान करता है, जिसे निम्न प्रकार से कहा जा सकता है। तत्व एक पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे, अच्छी मतलब दिखने में अच्छी नहीं, जो भी आपको याद रहे, आपके माइंड में रहे, आपको वही डेफिनेशन देखनी है, याद करनी है। ठीक है, मतलब जो भी इजी लगे आप वही लिख सकते हो। और अगर आपके पास केवल डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, उदाहरण नहीं लिखने के लिए आता है, तो आपको उदाहरण भी लिखना है। इससे अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका। ठीक है, इससे अच्छा लगता है तो जो टीचर है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास कोई भी परिभाषा है, आपको उसके उदाहरण भी लिखने हैं। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम तत्वों की। तत्व क्या होते हैं कि एक पदार्थ है जिसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा का अनुप्रयोग करके सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, हाँ, विभक्त नहीं करते ना, क्योंकि परमाणु केवल एक ही अणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हुई? ठीक है, मुझे लगा इसने लिखा है यहाँ पे कि कभी कभार हम क्या हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है उस बात को। उदाहरणतः हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक, क्योंकि इसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत का अनुप्रयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने की रासायनिक विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको सरलतम रूप में विभक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे आप समझो कि हमारे पास ये एक पेन है, ठीक है, आप इस पे कितना भी फोर्स लगाओ, या इसको क्या नहीं कर सकते, विभक्त नहीं, पृथक नहीं कर सकते। एज इट इज मैंने इस पे क्या ऐड कर दिया, दूसरा पेन ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इजिली क्या तोड़ सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ही कण, एक ही पदार्थ होगा तो उसको हम इजिली, बहुत ही ज्यादा, हमें ज्यादा ही फोर्स की जरूरत होगी, तभी हम उसको विभक्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि एकता में ही बल है। ठीक है, वो किस एकता की बात करते हैं, इस वाले एकता की बात करते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी क्लास में कोई एकता की है वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक, क्लियर हुई बात? ये क्या है, ये तत्व है, ये भी तत्व है। अगर हम तत्व को क्या मिला देते हैं तो ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। क्लियर? इसको हम इजिली विभक्त भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। दूसरी ओर जल एक तत्व नहीं है, क्योंकि उसे विद्युत द्वारा 2 सरलतम रूपों, पदार्थों और क्या ऑक्सीजन में विभक्त किया जा सकता है। हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। देखो, समीकरण के माध्यम से आप समझो। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, आपको याद रखना है। ठीक, इसको पृथक करा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा H2 प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये अलग अलग भागों में विभक्त हुआ। भैया आपको दिख रहा है आपको कि जो जल है, जब हम इसको क्या दे रहे हैं, विद्युत या विद्युत धारा यहाँ इसमें उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 2 अलग अलग तत्वों में विभक्त हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर हुई बात? अब बात आती है कंपाउंड की। द्रव्यमानुसार क्या है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक हमने लिया सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन, इन दोनों ने अभिक्रिया की तो ये बना देते हैं एक नया कंपाउंड। ठीक, आप इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि 2 या
2 से अधिक तत्वों के मिश्रण, या आप क्या लिख सकते हो, क्या बोला, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से जो एक नया पदार्थ बनता है आपका, उसको क्या कहते हैं, आपका कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण या अभिक्रिया करने के बाद, या अभिक्रिया फलस्वरूप प्राप्त। अच्छा, हम यहाँ पे या को हटा के क्या लिख सकते हैं, तत्वों के अभिक्रिया, हाँ, इस मिश्रण को हटा देते हैं, मतलब आप लिख सकते हो ऐसे भी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के अभिक्रिया फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ को या नए गुणधर्म वाले पदार्थ को, नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। आप उदाहरण में H2O लिख सकते हो, सॉल्ट लिख सकते हो, लवण लिख सकते हो, सॉल्ट लवण एक ही है, वो जल लवण ये इत्यादि आप लिख सकते हो उदाहरण में। क्लियर हुई बात? आपको जो भी, मैं आप बार बार कहती हूँ, जो भी डेफिनेशन इजी लगे आप वही लर्न करो, ठीक है। उदाहरण भी आपको लिखने हैं। अब हम बात करते हैं धातु और अधातु की, ठीक। पदार्थ में ही आपका क्या है कि इसका ही एक प्रकार है धातु और अधातु। तो सबसे पहले धातु की बात करते हैं। धातु से आपको जनरली आपके दिमाग में क्या क्या आता है, ज्वेलरी। कौन सी ज्वेलरी? सिल्वर वाली, गोल्ड वाली, डायमंड वाली, या फिर आपके आसपास जो लोहा होता है, या आपको क्या, ये तो जनरली हमें बचपन से पता होता है कि जो लोहा होता है वो एक धातु होती है। अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि धातु एक तत्व है, ठीक है, जो आघातवर्ध्य तथा तन्य होता है। अब आघातवर्ध्य क्या होता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तन्यता जो गुण, ये इनका गुणधर्म है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और विद्युत संचालित करता है। विद्युत संचालित करता है मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकिल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम और मरकरी, एंटीमनी। ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। ये तत्व, ये सब आपके क्या है, ये आपके धातु हैं। अब पीरियोडिक टेबल खोलोगे जब, आपको पहले तो 1 से 20 तक जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, इस तरीके से आपको बिल्कुल फ्लो में याद होना चाहिए। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। एक तत्व मरकरी जो कि एक द्रव्य है को छोड़कर सभी क्या है, धातुएं ठोस होती है। अच्छा, ये मरकरी भी आपका क्या है, ये भी आपका धातु है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है उसमें ये क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं धातु के गुणधर्म की, ठीक है। तो धातुएं के प्रमुख गुणधर्म नीचे दिए गए हैं। धातुएं आघातवर्ध्य है, इसका अर्थ है कि धातुओं को हथौड़े से पतली शीटों में बिना टूटे पीटा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? कि हम क्या कर सकते हैं इसको, कि धातु को अगर हम हथौड़ा से उस पे हथौड़ा मारे तो वो क्या कर सकता है, हम उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं बिना तोड़े। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। जैसे इसमें गोल्ड, सोना, सॉरी जो सोना गोल्ड एक ही है आपका, सोना, चांदी धातुएं उत्तम आघातवर्धित होती है। आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपकी ज्वेलरी होती है ये प्रकृति में बिल्कुल इसी रूप में पाया जाता है, जो आपका हार होता है सुंदर सुंदर सा, या जो कान की बालियां होती है, नाक की नोजपिन होती है आपकी, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बिल्कुल आपके बहुत ही कठोर अवस्था में, और इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। देन उसके बाद इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद इनको शेप दी जाती है, तब आपकी क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है। चाहे सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका डायमंड हो गया। एल्यूमिनियम और कॉपर धातुएं भी अत्यधिक आघातवर्धित धातु है। अब यहाँ पे अगर आपके पास अब गुणधर्म लिखोगे तो आप क्या लिखोगे,
धातु आघातवर्तिता होती है, आघातवर्तिता की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये लाइंस जो हैं जो मैंने लिखाई है यहाँ पे लिखी है, इनको भी आप लिखोगे एज इट इज, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। इन सभी धातुओं को हथौड़े से अत्यंत पतली चादरों में क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। यहाँ पे ये क्री है, इसको ये क्या है, चादरों में क्या कर परिवर्तित भी हो सकता है या पृथक भी हो सकता है, ठीक है, पृथक किया जा सकता है, जो पन्नी कहलाती है। उदाहरणतः सिल्वर धातु को उसकी उच्च आघातवर्तिता के कारण हथौड़े में महीन रजतों में क्या किया जा सकता है, पन्नियों के रूप में ये फूटा जा सकता है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम धातुओं की तन्यता की, कि तन्यता क्या होता है, यह तन्य जो गुणधर्म है वो क्या है। कि इसका अर्थ है कि धातुओं को महीन तारों के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें हम हथौड़े की सहायता से उनको पतली कर रहे थे। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि माना हमने ये ली, ये धातु ली, सोना लिया, इसको हम काफी इसके बहुत ही पतली एक तार बना सकते हैं, ठीक है। सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती हैं, दूसरी की अपेक्षा कुछ अधिक तन्य होती है, कुछ कम तन्य होंगी आपकी। उत्तम तन्य धातुओं में सोना और सिल्वर है, जो आपका गोल्ड है, और जो चांदी है, सिल्वर है, वो सबसे अच्छा है। क्या उनमें सबसे अच्छा गुण क्या पाया जाता है, उत्तम तन्य पाया जाता है। उदाहरणतः सिल्वर जैसी अत्यधिक तन्य धातु के मात्र 100 मिलीग्रामों को लगभग 200 मीटर, अच्छा 100 मिलीग्राम कितना होता है आपको, उसको हम कितना कर सकते हैं, 200 मीटर लंबा महीन तार में खींचा जा सकता है। या आपका जो 1 ग्राम सोना होता है उसको हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए। कॉपर एवं एल्यूमिनियम धातुएं भी अत्यंत तन्य होती है, पतले तारों में खींची जा सकती है, जिसे विद्युत तार लगाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कि जो आपका धातु होती है ये विद्युत का चालन करती है, इनमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो आपका जो सिल्वर है ये क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, चालक है, सुचालक भी बोल सकते हैं, चालक भी बोल सकते हैं। तो आपने देखी होगी घरों में जो तार होती है, वैसे तो नॉर्मली हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, लेकिन वो उसकी भारी परत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चांदी का उपयोग तो नहीं कर सकते क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, हमें बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो कॉपर का उपयोग करते हैं या एल्यूमिनियम की। तो हम पतली तारों से क्या कर सकते हैं, हम विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत को अपने में से आसानी से प्रवाहित करा सकती है। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है, तो इसको क्या कहलाता है, ऊष्मा का चालन या ऊष्मा चालकता भी कहलाता है ये आपका। क्लियर? सिल्वर धातु जो चांदी का उत्तम चालक है, आपके पास 1 नंबर में आ सकता है कि वह कौन सी धातु है जिसमें तन्यता तथा जो विद्युत प्रवाहित की दर है वो सबसे अधिक पाई जाती है, वो है आपकी चांदी। क्लियर? उसकी सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है, किसकी, चांदी की बात कर रहे हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम धातु भी ऊष्मा की अत्यंत सुचालक होती है, इसीलिए हम घरों के जो हमारी तार होती है उसमें हम यही यूज करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे हमारे पास धातुएं चमकीली होती हैं और पॉलिश की जा सकती हैं। आपने गोल्ड को देखा होगा, या आपका जो डायमंड है वो कितना चमकता है, ठीक है। उदाहरणतः गोल्ड, कॉपर तथा सिल्वर चमकीली धातुएं हैं आपकी, और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। चमकीली सतह वाले धातु का गुण धात्विक गुत या धात्विक चमक कहलाता है आपका। मतलब जो ये चमकीली सतह वाला गुण है वह आपका क्या कहलाता है, धात्विक चमक कहलाता है। धातुओं की चमकीली आकृति आभूषण तथा सजावटी वस्तुएं बनाने, ठीक है, यहाँ पे ये बनाने हैं, बनाने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। उदाहरणतः गोल्ड और सोना सिल्वर को आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, सारी ये आपकी क्या होती है, चमकीली होती है, और इनको क्या किया जा सकता है, पॉलिश भी की जा सकती है।
तो इनका यूज किस चीज में किया जाता है? आपकी ज्वेलरी में किया जाता है। या आपने देखा होगा, एक तो आपकी क्या होती है, जैसे आपका ये गोल्ड हो गया, सोना, इनके अलावा भी आपकी जो फेक ज्वेलरी, मतलब फेक का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि एक हार है आपका, जो नॉर्मली एक लॉकेट है या एक हार है, वो 1 लाख से ऊपर का पड़ता है। एज इट इज वैसा ही कलर, सेम कलर है और सेम क्या है उसका पैटर्न है, वो आपको 1000 में भी मिल सकता है। तो जो 1 लाख का है वो आपका प्योर सोना तो खैर होता नहीं है, जो 24 कैरेट का होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, तो उसको 22-23 कैरेट का बनाया जा सकता है, तो उसको ज्वेलरी के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, तो जो वो चमक है, तो उस चमक को हम, जो आपका नकली वाला हार है जो 1000 रुपये का है, उसमें हम उसको मिला सकते हैं। मान लो आपने कुछ और धातु ले ली और उस धातु में आपने क्या, सोने की जो चमक है वो डाल दी, तो वही आपका क्या है, 1 लाख का क्या जो हार है, आप उसको 1000 में भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो सोना नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके पास धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त जो मृदु धातुएं हैं, अधिकांश धातुएं क्या है आपकी, कठोर होती हैं, परंतु सभी धातुएं समान रूप से कठोर नहीं होती है। कठोरता धातु से धातु में बदली रहती है। अच्छा, आपके पास अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कठोर धातु कौन सी है, तो आपकी हीरा है, डायमंड। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। और एक और चीज यहाँ पे है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, इनको हम चाकू से भी आसानी से भी क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। ये आपके पास आ सकता है क्वेश्चन, ये 1 नंबर में आ सकता है कि वह कौन सी धातु है जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो वो क्या है आपकी सोडियम और पोटेशियम है। जबकि जो अदर और धातु हैं आपके, उनको क्या कहते हैं, उनको हम चाकू, भाई वो चाकू ही टूट जाएगा, लेकिन वो धातुएं नहीं कटेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। धातुएं प्राय दृढ़ होती है, उनमें उच्च तनन सामर्थ्य, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। इसका अर्थ है कि धातुएं बिना टूटे भारी भारों को रोक सकती है। उदाहरण के लिए आयरन धातु स्टील के रूप में उच्च तनन सामर्थ्य वाली अत्यंत दृढ़ होती है। इसका, ठीक है, ये आपको आप देख लेना एक बार। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लेना इसको कि ये आपका किस प्रकार से है। केवल आपको क्या याद रखना है इसमें, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आपके धातुएं है वो क्या होती है, प्राय दृढ़ होती है। दूसरी चीज कि जो सोडियम और पोटेशियम है, इनमें धातुएं ये दृढ़ नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? आपको केवल ये चीज याद रखनी है। आगे देखते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, मरकरी के अलावा। मैंने बताया ना, मरकरी जो है वो कमरे के ताप में क्या, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक अपवाद है मरकरी। ठीक है, और इस पर क्या, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि जैसी सभी धातुएं क्या है, कठोर ताप पर, जो कठोरता है उसमें क्या पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप में केवल जो मरकरी है वो क्या पाई जाती है, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब हम 8वां गुणधर्म पढ़ते हैं इसका, कि धातुओं का सामान्य उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक क्यों होता है? क्योंकि जो इनके अंतर आणविक संरचना है, आंतरिक संरचना है, वो अंतर आणविक बलों से बहुत ही मजबूती से क्या होते हैं, इनमें बल होता है। अंतर आणविक बल बहुत ही मजबूत पाया जाता है, जिस कारण इनके कणों को पृथक करने में, एक और चीज, इनमें कठोरता का भी गुण पाया जाता है, जिस वजह से ठोस होती है। तो इनमें इनके जो कण हैं उनको पृथक करने के लिए हमें और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिकांश धातुएं उच्च तापों पर गलते और वाष्पित होते हैं। उदाहरण आयरन का इतना है आपके पास, उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका अर्थ है कि 1535 डिग्री सेल्सियस के उच्च ताप तक गर्म करने पर ठोस जो है वो, जो ठोस आयरन है वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आपको परिवर्तित होने लग जाएगा। आपको दिखाई देगा कि वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। केवल आपको किसका याद रखना है, आयरन का। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे कॉपर धातु का भी दे रखा है, 1083 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, उच्च गलनांक है। क्लियर हुई बात कि इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों होता है, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो इनका जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत मजबूत होता है।
आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कि धातुओं के उच्च घनत्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि धातु क्या है, भारी पदार्थ है। अब इसमें एक सोनोरस है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। इसका अर्थ है कि धातुएं जब उन्हें मारते हैं तो घंटी की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के ध्वनिकता के गुण के कारण ही उन्हें घंटी, प्लेट के प्रकार के बाजा जैसे मंजीरा हो गया, आपका तनुवाद्य हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, इस तरीके से इन वाद्य यंत्रों में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्योंकि इनको जैसे आपने, वैसे हम कभी कभार जब बच्चे होते हैं तो हम बहुत मस्तियाँ करते हैं, तो हम गली में जाके किसी की भी जो बाहर की जो घंटी होती है उसको बजा के तुरंत भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है। मस्ती मस्ती में हम करते रहते हैं। तो यही है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, वहाँ पे जो आपकी बैल है वो विद्युत के कारण, उसमें जब बल उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है, धातु में वो क्या करता है, ये गुण पैदा करता है। कौन सा गुण, सोनोरस, जो आपका ध्वनिक गुण है। क्लियर हुई बात? तो आपको पता चल गया ना धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, चाहे वो 1 नंबर के हो, चाहे 2 नंबर के हो, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। धातुएं प्राय रजत अथवा आपकी ग्रे रंग की होती है, ठीक है। और इसमें धातु का कलर दे रखा है, ठीक। तो आप देख सकते हो। एक और चीज, बिजली के पंखे, सिलाई मशीन, कार, बस, ट्रक, आपकी जो भी है ये वायुमान सभी धातुएं मिश्र धातु नामक धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ये मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ये भी यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अधातु के बारे में। तो अधातु एक तत्व है जो न आघातवर्ध्य है, न ही तन्य है, न ही क्या करता है, ये विद्युत का चालन करता है। मतलब धातु का अपोजिट ही क्या है, आपका अधातु है। क्लियर? अधातुओं के कुछ उदाहरण कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट भी अधातुएं होती है आपकी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आपका जो हीरा है ये धातु होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये कार्बन के अपरूप होते हैं, ये कार्बन के अपरूप है, ठीक। कमरे के ताप पर सभी अधातुएं ब्रोमीन के अतिरिक्त जो एक द्रव पदार्थ अधातु है, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है ये कमरे के ताप में क्या होती है, एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी कुछ ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ आपकी गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात करूं मैं। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अच्छा, अब इनकी बात करते हैं, इनके गुण धर्मों की। तो इनमें आघातवर्ध्यता नहीं पाया जाता है। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अगर हम इन पे हथौड़ा मारें तो ये चूर चूर हो जाते हैं। क्लियर है? हुई बात? आगे देखते हैं। आगे क्या है, धातुएं तन्य नहीं होती है। अधातुओं को तारों पे खींचा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भंगुर होती है ना भाई। जब हम इन पे हथौड़ा मारेंगे या इनके खींचने की कोशिश, ये बीच में ही क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। इनमें विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का चालन नहीं करती है, इसलिए इनमें विद्युत धारा नहीं बहती है। तो इसीलिए ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, इसकी कुचालक होती है। आगे, अधातुएं दीप्त, आपने देखी होंगी कुछ अधातुएं आपकी क्या होंगी, आपके आसपास होंगी, तो वो क्या, उनमें चमक नहीं होती, जबकि जो धातु उनमें चमक होती है। वे देखने में धुंधली होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, जिसका मतलब है कि अधातुओं में चमकीली सतह नहीं होती है। ठोस अधातु देखने में धुंधली होती है, ठीक है। एक अपवाद क्या है इसमें कि आयोडीन, ये क्या है, आपकी दीप्त आकृति वाली अधातु है, ठीक है। क्या है ये आयोडीन, आपकी क्या है, चमकीली धातु है, ठीक। उसमें अच्छा ये चमकोली नहीं है, ये चमकीली है, ठीक। यहां पे भी ये को आपने की कर देना है। ऊपरी सतह होती है धातुओं की भांति। क्लियर हुई बात? ये एक अपवाद है। आगे इसमें कि अधातुएं आमतौर पर मृदु होती है। हीरे के अतिरिक्त जो अत्यंत कठोर अधातु है वे चाकू से आसानी से कट सकती है। हम यहाँ पे हीरे की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला, ये हम अधातु की बात कर रहे हैं, जो क्या हो सकते हैं कि चाकू से हम जिनको इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अधातुएं दृढ़ नहीं है। अधातु कमरे के ताप पर ठोस, द्रव
भाप तथा गैस अवस्था में पाई जा सकती है। अधातुओं के तुलनात्मक रूप से निम्न गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो धातु होती है उनमें क्या पाया जाता है, जो बल पाया जाता है वो मजबूत होता है, जबकि इसमें जो बल पाया जाता है वो बहुत ही वीक होता है, जिस कारण हम इनको इजीली से पृथक कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हल्के पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। इनका घनत्व भी क्या है, कम होती है, किसके अकॉर्डिंग, धातु के। अब हम बात करते हैं अधातुओं में सोनोरस की, तो इनमें सोनोरस नहीं होता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि ठोस अधातु जब उन्हें मारा जाता है तो घंटी की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। अभी तक हमने जितने भी गुणधर्म पढ़े धातु के, उसको क्या कर देना है, अधातु के में रख देना, अपोजिट करके। जैसे कि क्या है कि धातुएं आघातवर्धक तन्य होती है, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पतली चादरों में पीटा जा सकता है और ये महीन तारों में खींचा जा सकता है। इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, अधातुएं भंगुर होती है, ना ही वो आघातवर्धक होती है, ना ही तन्य होती है। आपके पास यहाँ पे जितने भी गुणधर्म है वो धातु का ही अपोजिट है, तो आपको केवल एक का गुणधर्म याद रखना है, तो इससे आप इजिली बड़े अच्छे नंबरों से क्या नंबर ला सकते हो। इसमें एक और चीज, अगर आपके पास धातु के बारे में लिखने के लिए आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ये सब, ठीक है। और अगर अंतर में आए तो आप अंतर भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। केवल आपको एक चीज याद रखनी है, या तो आपको धातु के गुणधर्म याद रखने हैं या अधातु के गुणधर्म याद रखने हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातु कुचालक होती है। धातु चमकीली होती है, ये अधातु आपकी चमकीली नहीं होती है। धातु कमरे के ताप पर ठोस पाई जाती है, मरकरी के अतिरिक्त। यहाँ पे धातु ठोस द्रव गैस में पाई जाती है। धातु दृढ़ और कठोर होती है, ये अधातु क्या होती है, आपकी दृढ़ नहीं होती है। धातु ये क्या सोनोरस होती है, ये क्या होती है, सोनोरस नहीं होती है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपको एक के गुणधर्म याद रखने हैं, उसमें से आपके 15 मार्क्स के आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो एक एक नंबर में बनेंगे, दो दो नंबर में बनेंगे, और अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो आपको आराम से 5 नंबर मिल सकते हैं। या आपके पास डेफिनेशन विद उसके गुणधर्म आए या एग्जाम्पल आए तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।